जी। सीधा 1991 में लैंड होते हैं, जहां इंडिया के लिए रीबर्थ था। लिबरलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। रीबर्थ मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि यहाँ आप एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ले रहे थे। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्या था? आप जो अपने आप को अभी तक यूएसएसआर से प्रेरित पाते थे। यूएसएसआर क्या था बाय द वे? एक कम्युनिस्ट कंट्री था जी। बट हम लोग कम्युनिस्ट नहीं होना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि हम अपने देश में आज़ादी से पहले भी, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ। आवाज़ हमारी सबकी सही है? आज़ादी से पहले भी हमारे यहाँ पर कुछ प्राइवेट कंपनीज इस्टेब्लिश हो चुकी थी। बिड़लाज ये उस समय भी थे, बजाज उस समय भी थे। तो हम इन्हें भी बंद नहीं करना चाहते थे। कंपनियों से नाराज़गी नहीं थी, लेकिन कम्युनिस्ट जब सरकारें होती हैं तो उन्हें कंपनियों से भी नाराज़गी होती है। जी। तो कंपनियों से नाराज़गी का दौर हम जीना नहीं चाहते थे। हमने इसीलिए साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का रास्ता समाजवाद अपनाया था। सोशलिस्ट अप्रोच अपनाई थी। ये एक्सट्रीम पाथ नहीं अपनाएंगे, बुद्ध के लोग हैं, मध्यम मार्ग अपनाएंगे। तो हम थोड़े से पूंजीवादी, मतलब हमारा ऐसा था कि इतना सारा आटा है उसमें नमक भर का पूंजीवाद है। जी। हम हमारी गवर्नमेंट वेलफेयर की तरफ भी करेगी और हाँ, बिजनेस को भी प्रमोट करेगी। बिजनेस भी प्रमोट करेगी। एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं चलेंगे हम। जो कि आपकी लाइन थी टाइट रोप की, मैं उसी पर लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1991 तक हमें ये रियलाइज़ होता है यार हम ना कहीं अपनी इन पॉलिसीज़ में कि हम किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, कहीं ख़त्म ना हो जाए। हमारा गोल्ड गिरवी हो गया है, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अनाज मांगना पड़ रहा है, दिक्कतें हज़ार हैं, लोग कहीं सही सिद्ध ना हो जाए कि हाँ हम बर्बाद होने वाले हैं। ऐसे में हम अचानक फिर अपना स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट लेके आते हैं कि भाई सुनो, इंडिया में कोई भी आ सकता है। दैट वर्ड इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। कि इंडिया वसुधैव कुटुंबकम मानने वाला देश है, आओ और यहाँ आके व्यापार करो। लिबरलाइजेशन, हमने अपने कानून हल्के कर दिए हैं। अगर सरकार ने बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा था, अब हम ढीला छोड़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन, सरकार की जितनी भी कंपनीज थी उनको अब हम शेयर मार्केट के थ्रू प्राइवेट लोगों को बेचने के लिए तैयार हैं। हम नहीं, जो चलाना चाहे वो चलाए। दैट इज नॉन एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये होते ही इंडिया में यूएस की कंपनीज धुआंधार तरीके से एंट्री करती हैं। अब आपने जो सवाल रेज किया था वो रशिया एंड यूक्रेन का था। जी। यही वो टाइम था जिस समय यूक्रेन बना था। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंडिया में बहुत सारे लोग जब क्रेडिट दे रहे होते हैं तो मनमोहन सिंह जी का नाम दे रहे होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पीएम कौन थे। जी। आपके भी मुंह पे एकदम नहीं आएगा, नाम आएगा पीवीआर नरसिम्हा राव साहब। एलपीजी रिफॉर्म लेकिन जब भी आएगा ना, मनमोहन सिंह जी का आइडिया, यानी कि वित्त मंत्री का नाम पहले आएगा, जबकि मनमोहन सिंह जी पीएम नहीं थे। आपको ये जानना जरूरी है कि वो जो टाइम फ्रेम था ना, वो असल में उनकी वजह से आया। ये कहना और ये कहना कि उसी समय पे पैरेलली जियोपॉलिटिक्स में यूएसएसआर खत्म हो रहा था। 1991 वाज दैट डे, दैट ईयर जिस समय यूएसएसआर 15 देशों में टूटा था। जी। उन्हीं में से एक यूक्रेन बना था। मतलब समझना, यूएसए ने अपना सिक्का चला दिया था। उसी सिक्के के चलते यूएसएसआर सरेंडर हो चुका था। हमने भी अपनी नीतियों को चेंज कर दिया था। हमने कहा कि अब यूएसए वाली नीतियां माननी पड़ेंगी। पूरी दुनिया में जो हेजिमोनी ऑफ यूएसए है उसे 1991 में एक भयंकर पुश मिलता है। उसी समय पे यूक्रेन आता है, उसी समय पे नया भारत आता है। डन। अब आते हैं फिर फेज 2 में एंट्री करते हैं। इधर यूक्रेन इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में ग्रो करता है बिकॉज यूएसए ने तोड़ने में मदद की है। जी। तो वो नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स यूएसए है। जी। इंडिया में हमारी जो ऐतिहासिकता रही है, क्योंकि हमने 1991 से पहले जो युद्ध लड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं हमने यूएसएसआर को अपने साथ पाया है। जी। इसलिए हम नेचुरल अलाय हैं टुवर्ड्स यूएसएसआर, जो कि अब लीड कर रहा है रशिया द्वारा। जी। वहीं अमेरिका को हमने ओपन स्पेस दे दिया है कि आओ हमारे साथ, लेकिन नेचुरल हमारे दिमाग में गुस्सा किस बात का है कि यार तुम तो पाकिस्तान के साथ वाले हो। करेक्ट। तुम तो पाकिस्तान में बेसिस बनाते हो, उसको यूज Bases करते हो बनाते हो। हमारे को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, वॉर जब होते हैं तो तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो। जी। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल वैसे है जैसे आज के टाइम पे आप चाइना के साथ व्यापार भी करते हो, लड़ाई भी लड़ते हो। चाइना आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और उसके साथ साथ आप उससे लड़ाई भी सबसे बड़ी करते हो। अमेरिका हमारे साथ कुछ वैसा है 1991 के बाद से।
जितनी भी जनरेशन्स हैं जिन्होंने 91 से पहले जन्म ले लिया, उनके लिए अमेरिका कभी भी हीरो नहीं हो सकता। 91 के बाद वाले सब यूएसए गुण गाते हैं। भाई आप देख लो ना, ये जो जैन जी क्राउड है, हाँ। इसको आप ये कह दो कि यूएसए हमारा दुश्मन है, वो कहता है क्यों भाई, मेरे को तो वहाँ जाना है यार। क्या आप बोल रहे हो, ब्लैक लाइव्स मैटर नहीं करती? अभी जो हाल हो रहा है ना वो ये, हालांकि अगर इसको और डेप्थ में जाएंगे ना तो हम पता करेंगे कि पूरी दुनिया जितना जितना आगे बढ़ती है वो फिर से अपने रूट्स की तरफ भागती है। जी 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 बिल्कुल। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें लगता है कि नहीं यार पुराने दिन अच्छे थे, हाँ और वो पुराने दिन अच्छे थे ये किसी को भी लग सकता है। वो एक जगजीत सिंह की गजल है ना, ये क्या क्या ले लो और मुझे लौटा दो बचपन का ये पानी, दौलत भी ले लो, शौहरत भी ले लो, मुझे लो, लौटा दो बचपन का सागर, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बारिश का पानी। तो ये हर किसी के साथ होता है, ये गजल बहुतों को छूती है। तो वहाँ अमेरिका में भी छूती होगी, और जिनको वहाँ छूती है उनके लिए फिर वही लोग वाइट को लेके लड़ाई लड़ते हैं, अमेरिका फर्स्ट की बातें करते हैं, और फिर वो और लोगों को देख के फ्रस्ट्रेट होते हैं। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। इंडिया 1991 से अपने आप को अमेरिका के पास पाते ही अचानक ग्रोथ इन जीडीपी देखता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। 8 से नीचे तो भाई ने एक्सेलेटर दबाया ही नहीं, जीडीपी में सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम लोग सीधा सीधा ग्रो करते जा रहे हैं, बढ़िया ग्रोथ चल रही है। लेकिन जब हम सेल्फ सस्टेन होने वाली स्थिति में आते हैं कि हाँ भाई अब इंडिया रैंक में आने लग गया है, टॉप 10, 2014 से पहले इंडिया टॉप 10 तक पहुंच चुका था। टॉप 10 जीडीपी हो गए साहब हम वर्ल्ड की। अब वर्ल्ड की टॉप 10 जीडीपी होने के बाद अब हमको फिर से याद आता है, मैंने अभी कहा ना मुझे बचपन लौटा दो, इंडिया को फिर से याद आता है दिन तो पुराने ही अच्छे थे यार। ये अमेरिका वाले कुछ भी करते हैं यार, हर चीज़ में इंटरफेरेंस करते हैं, सैंक्शन लगाते हैं, धमकाते हैं, ये कर सीट नहीं मिलने देते। हाँ, ये हमें धमकाते हैं, इससे बात करोगे तो सैंक्शन कर देंगे, इससे बात करोगे तो सैंक्शन कर देंगे। ये जो धमकी है हमें अखरती क्यों है बाय द वे? क्योंकि नेचुरली हम थे ही नहीं कभी इनके। हम लोग वो हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से इनकी खिलाफत करके ही यूएसएसआर का साथ पाया है ना जी। अब अचानक हमारा जो शिफ्ट है, अब तो हमारे पास पैसा भी है, अब जब शिफ्ट भी है और पैसा भी है तो हम लोग अब ऑब्जर्वेंट अच्छे हो जाते हैं। हमारी पॉलिसी में अब वो पॉलिसी अच्छी लगती है हमें कि नहीं यूएसए को आंख दिखाएंगे, अच्छे कहलाएंगे। ये बड़ा ही मतलब वो है, ये ग्लोबल लेवल पे पद प्राप्त करना चाहते हैं हम, औरों के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं। तो 2014 की पॉलिटिक्स के बाद जो आप सरकार देखते हो वो सरकार है जिसको लगता है दिन पुराने अच्छे थे। पुराने अच्छे थे तो फिर अगर वो अच्छे थे तो यूएसएसआर को क्यों ना हर जगह पर टोका जाए, सॉरी यूएसए को टोका जाए जी। टोका जाए। तो हमने साहब रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है तो बढ़िया से उनसे कहा कि तेल दो यार, हम नहीं मानेंगे, रशिया से तेल लेंगे हम तो। वो कह रहे हैं सैंक्शन लगा देंगे, लगा कैसे दोगे, जयशंकर साहब फायर कर दे रहे हैं, विश्वगुरु बन रहे हैं, 150 देशों को हम लोग वैक्सीन भेज रहे हैं। ये फेज 3 है जब इंडिया वापस से अपना कोर्स करेक्ट कर रहा है। इस 10 साल में कोर्स करेक्शन रहा, इंडियंस ने वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने सेल्फ एस्टीम बढ़ता हुआ पाया। बिल्कुल, द इंडियन स्टोरी इज अ टॉप फेस ऑफ एनी मैगजीन। किसी भी मैगजीन में सेंट्रल स्टोरी होती है इंडिया की ग्रोथ। ठीक है, अब वो जो ग्रोथ हमने पाई उसको बेचा हमने इस 10 साल में, तो हमारा थर्ड फेज था ये, है ना। लेकिन इसका रियल वजह क्या थी? 1991 से लेकर के 2014 तक का टाइम, वो रिफॉर्म्स जिन्होंने ग्रोथ कराई, वो ग्रोथ, उस ग्रोथ से हमारी इमेज और उस ग्रोथ को जो हमने बनाए रखा उससे हम अब वर्ल्ड की टॉप 3rd इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब 2024 आता है, जिस सरकार ने 10 साल में बहुमत के साथ शासन किया, उसने विदेश नीति पर किसी से पूछा तक भी नहीं किसको क्या करना है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, और बहुत अच्छे से लीड भी किया। इन इलेक्शंस में सरकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, जहां इलेक्शन का सेल पॉइंट थी वहीं वो ट्रोल पॉइंट भी थी। फॉर एन एग्जाम्पल, सरकार सेल्स में दिखाना चाहती थी कि देखो हम लोगों ने इस बार के इलेक्शन में बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको निकालने का वीडियो जारी किया है जी। वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था, पापा युद्ध रुकवा दी पापा। हाँ, वो क्योंकि जयशंकर जी ने इंटरव्यू में बोला था कि मोदी ने फोन करा था और युद्ध रोक दिया गया था। अब देखो इसके 2 मायने हैं, स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इंडिया के कि यार रियल में अगर कोई देश आपकी बात सुन रहा है, प्राउड मोमेंट है। लेकिन वाइस वर्सा ये हमारे लिए डेरोगेटरी रिमार्क कैसे बन गया कि यार 4 घंटे के लिए रुकवाई थी क्या?
क्या 24 घंटे के लिए रुकवाई थी क्या? हम तो बड़ा तब मानते जब आप परमानेंट रुकवा देते। मतलब रेफरेंस अब और बड़ा कर दिया। अब 24 घंटे रुकवा करके इंडिया का इलेक्शन जीतना चाहते हो? माने तो तब जब परमानेंट रुकवाओ। गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद में अभी जैसे रिसेंटली मोदी जी जब अभी यूक्रेन जाके आए, जो आपने जी, अभी कंटेक्स्ट लिया, यूक्रेन को जस्ट एड पैकेज दिया है कुछ। हाँ, तो ऐसे में यूक्रेन जब वो जाके आए हैं, उस दिन भी युद्ध रुक गया था। अच्छा। उस दिन भी ये हुआ 36 आवर्स तक कोई भी सायरन नहीं बजा यूक्रेन में। हाँ। और जब सायरन नहीं बजा तो इस तरह से मीडिया में ये बात आई कि पुतिन ने ये कहा था कि मोदी जब तक यूक्रेन में होंगे मैं गोला नहीं चलाऊंगा। हाँ। तो युद्ध रुकवा दी पापा। तो अब जो ये वाला फेज है ना, जिसको मैं कह रहा हूं कि अब जो गवर्नमेंट आई है, वो गवर्नमेंट थोड़ा सदके चल रही है, स्मार्ट तरीके से चल रही है। 2024 के जो इलेक्शंस थे उस दौरान जो अनप्रिडिक्टेड तरीके से इन्हें ट्रोलिंग मिली थी, जिसकी प्रिपरेशन में ही नहीं थे ये वैसा था जैसे ना आपने साल भर भयंकर तैयारी की एग्जाम की। आप इतने श्योर हो कि इस बार तो यार टॉप करेंगे गुरु यार, 400 पार। अचानक एक नैरेटिव बिल्ट होता है जिसकी प्रिपरेशन ही नहीं थी। आपकी अच्छाइयां आपकी बुराइयां बना के प्रदर्शित कर दी जाती हैं। राइट। जैसे 370 हटाया, किसी से पूछा क्यों नहीं? लोकतंत्र नहीं है क्या? डिक्टेटर है ये। संविधान मानते ही नहीं है ये लोग, डिक्टेटर हैं ये लोग। 400 पार संविधान बदलने के लिए। मेरा डर है कि कहीं मेरा रिजर्वेशन ना छीन लें, तुम्हारा संविधान बदल लेंगे। अब तो रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि यही सरकार शायद 50% रिजर्वेशन रखेंगी। अरे भाई, रिजर्वेशन इंडिया से हटाया ही नहीं जा सकता। ये वो रियलिटी है ना सर, जिसको कि अपोजिशन भी जानता है, सत्ता भी जानती है जी। जो नहीं जानता वो वोटर है, जिसके सामने अच्छा देखो, इंडिया में ना बहुत अच्छे से डर बिकता है। व्यापार डर का है, जिसने जितना अच्छे से डरा दिया, और वो दोनों तरफ के लोग करते हैं। पाकिस्तान वाले देखो ये कर सकते हैं, एक हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ ये सरकार तुम्हारा रिजर्वेशन छीन लेगी कि तानाशाह तुम्हारी थाली में से खाना ले जाएगा। सब अपने अपने तरीके से एक स्टोरी बेच रहे हैं। जी बिल्कुल। कौन सी एक किताब है ना, होमो सेपियंस है, क्या है वो? सेपियंस। स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी। स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी स्टोरी है जी कुल मिला के। जी। जो जितना अच्छा स्टोरी टेलर है उसकी उतनी ही बड़ी ऑडियंस है। मैं यही मानता हूँ। मतलब सब तरफ स्टोरी बेची जा रही है। हर थॉट प्रोसेस, चाहे वो पूंजीवाद से जुड़ी हो, चाहे साम्यवाद से जुड़ी हो, हर किसी की अपनी एक थ्योरी है। इवन नक्सलवादियों की अपनी एक थ्योरी है, आतंकवादियों की एक थ्योरी है।